हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पाथ। आज के लेक्चर में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ेंगे, जिसमें हम इस शिक्षा नीति की जो विशेषताएं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से बच्चे के डेवलपमेंट की बात की गई है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। किस प्रकार का बच्चे का मूल्यांकन होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। परख एक प्रकार का मूल्यांकन केंद्र है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सीटेट एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग वो सभी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके PYQ बेस्ड होंगे। ओके, एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिले। एंड वीडियो को शेयर भी करिएगा। ओके, अब हम हमारा आज का टॉपिक देखते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मीन्स टू से शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NEP 2020। तो आप डाउट में ना रहना NEP 2020 को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो NEP 2020 जो है इसका नेम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो अब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के गठन के लिए एक समिति का गठन किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसमें क्या फोकस करना चाहिए। तो इन सभी के लिए एक समिति बनाई गई, और उस समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए वो इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर कस्तूरी रंजन जी को बनाया गया। तो हम देखते हैं NEP के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने मई 2019 में NEP का मसौदा मींस ड्राफ्ट तैयार किया। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जो समिति बनाएगी उसके जो चीफ बनाए गए वो डॉक्टर कस्तूरी रंजन जी को बनाया गया, जो कि इसरो के अध्यक्ष थे। तो इसी बात से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि जो NEP 2020 फोकस करती है वो साइंटिफिक अप्रोच पर फोकस करती है। ओके, वो इनोवेशन पर फोकस करती है। तो आगे हम इसकी विशेषताएं और डिस्कस करेंगे। NEP 2020 वर्ष 1968 वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। स्वतंत्रता के बाद में जो पहली शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई, उसके बाद में दूसरी आई 1986 में, उसके बाद में जो तीसरी शिक्षा नीति आई ये 2020 में आई, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं। इसलिए इसे स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति बोलते हैं। आगे हम देखते हैं कि NEP 2020 के सिद्धांत क्या हैं। तो ये जो NEP 2020 के सिद्धांत हैं तो आपके पेडागोजिकल सेक्शन में इन्हीं से क्वेश्चन होते हैं। एंड जो NEP से क्वेश्चन होते हैं वो आपके CDP में जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजिकल सेक्शन होता है, एंड जो हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, सभी में क्वेश्चन होते हैं। और ये क्वेश्चन आपका अगर ओवरऑल देखें तो NEP से ही 6 से 7 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसलिए NEP जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि NEP 2020 जो है तो ये फोकस करती है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर, मीन्स संरचनात्मक समझ पर, कि बच्चे को इस प्रकार से शिक्षा दी जाए जिसमें बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बच्चा रोड लर्निंग पर फोकस ना करे। रोड लर्निंग मतलब रट कर सीखना। तो बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बच्चा रोड लर्निंग पर फोकस ना करे। बच्चे में बहुभाषिकता हो। बहुभाषिकता मतलब जो क्लास का एनवायरनमेंट हो वो मल्टी लैंग्वेजिज्म हो, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हों, जिसमें बच्चे एक दूसरे से अलग अलग भाषाओं में बात करेंगे, जिससे बच्चे में विकास अच्छे डायरेक्शन में होगा। ओके, तो NEP 2020 फोकस करती मल्टी लैंग्वेजिज्म पर। NEP 2020 फोकस करती विविधता पर, मीन्स डाइवर्सिटी पर। तो अलग अलग कल्चर के जब बच्चे होंगे तो बच्चों में डाइवर्सिटी भी होगी, बच्चों में मल्टी लैंग्वेज में भी होगी, बच्चे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाए, इन सभी पर फोकस करती है NEP 2020। तो ये जितने वर्ड्स हैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मल्टी लैंग्वेज में डाइवर्सिटी, ये सभी पॉजिटिव वर्ड्स हैं। एंड रोड लर्निंग नेगेटिव वर्ड है। तो आप क्वेश्चन जब सॉल्व करिएगा तो कहीं भी आप आंसर इसी से टैकल कर सकते हैं कि रोड लर्निंग नेगेटिव वर्ड है एंड बाकी पॉजिटिव वर्ड है। एंड NEP 2020 फोकस करती है सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर। तो ये सतत मूल्यांकन क्या होता है? तो सतत मूल्यांकन होता है कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन, कि बच्चे का जो मूल्यांकन हो वो हमेशा होता रहे, कि ऐसा ना हो कि एक बार बस लास्ट में एग्जाम हो बस उसी तरह से मूल्यांकन हो। तो NEP 2020 बात करती है सतत मूल्यांकन की, कि बस सिर्फ साल के अंत में परीक्षा ना हो, बच्चे का मूल्यांकन होता रहे कंटिन्यूअस। ओके, एंड NEP 2020 बात करती है मूल्यांकन के लिए
कि जो बच्चे का मूल्यांकन हो तो बच्चे का जो प्रोग्रेस कार्ड हो वो 360 डिग्री बेस्ड हो। तो 360 डिग्री बेस्ड उसका प्रोग्रेस कार्ड हो। तो NEP 2020 प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए परख नामक सेंटर की बात करती है। तो छात्रों के प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए परख नामक सेंटर की स्थापना की जाएगी, ये NEP 2020 में बोला गया। तो अब ये परख क्या होता है? परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ होलिस्टिक नॉलेज। होलिस्टिक नॉलेज मतलब सर्वांगीण ज्ञान के बारे में। तो जो बच्चे का ज्ञान होगा उसका जो परफॉर्मेंस होगा, प्रदर्शन, उसका असेसमेंट मूल्यांकन, उसका रिव्यू किया जाएगा, उसका एनालिसिस किया जाएगा किसमें? परख नामक सेंटर में। ओके, जिससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, बच्चे में होलिस्टिक नॉलेज का डेवलपमेंट हो। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि किस सेंटर की स्थापना की जाएगी बच्चे के प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए, तो परख सेंटर की स्थापना की जाएगी। एंड इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ होलिस्टिक नॉलेज। आगे हम देखते हैं कि NEP 2020 बात करती है कि बच्चे का जो प्रोग्रेस कार्ड होगा वो 360 डिग्री बेस्ड होगा। 360 डिग्री मूल्यांकन होगा, 360 डिग्री असेसमेंट होगा। तो अब ये 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड में बच्चे की करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चे का सभी प्रकार के असेसमेंट, बच्चे का ग्रुप असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट सब कुछ होगा इस कार्ड में। ओके, बच्चे ने किस प्रकार से उसका साइकोमोटर डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार उसका फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार उसका मेंटल डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार उसका इमोशनल डेवलपमेंट हुआ, इन सभी की बात की जाएगी बच्चे के प्रोग्रेस कार्ड में। ओके, इसीलिए NEP 2020 में बात की गई 360 डिग्री मूल्यांकन की। तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट इसमें किया जाएगा। ओके, आगे देखते हैं कि NEP 2020 का जो स्कूल सिस्टम है तो उसमें चेंज किया गया। NEP 2020 में कहा गया कि जो स्कूल सिस्टम पहले 10+2 हुआ करता था, उसकी जगह अब 5+3+3+4 की नई व्यवस्था की गई। ओके, तो 10+2 वाली स्कूल की व्यवस्था की जगह 5+3+3+4 की नई व्यवस्था की गई। अब ये 5+3+3+4 क्या है, हम देखते हैं कि जो स्टार्टिंग के 5 वर्ष होंगे वो बच्चे के फाउंडेशनल स्टेज होंगे, बुनियादी शिक्षा इसमें दी जाएगी बच्चे को। जो 3 वर्ष होंगे वो प्रिपरेटरी स्टेज होगी, फिर से जो 3 वर्ष होंगे वो मिडिल स्टेज बोली जाएगी, एंड जो लास्ट में 4 वर्ष होंगे वो सेकेंडरी स्टेज बोली जाएगी। तो स्टार्टिंग में जो फाउंडेशनल स्टेज है तो इसमें बच्चे को बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो इसी में बात की गई है FLN की। तो आपके एग्जाम के लिए FLN इंपॉर्टेंट नहीं है, CTET के लिए आप अगर KVS या DSSB की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें आपको FLN पढ़ना होगा। ओके, अभी आप इतना याद रखिए कि इस बुनियादी शिक्षा की बात की गई, फाउंडेशनल स्टेज की बात की गई, जिसमें बच्चे को बात करें कि बच्चा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, बच्चे की नंबर्स की, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग हो, बच्चे को इस प्रकार से तैयार करना है। तो आगे हम देखते हैं कि जो स्टार्टिंग के 5 वर्ष होंगे तो बच्चा 3 वर्ष से जब 8 वर्ष की एज का होगा तब बच्चा स्टार्टिंग के 5 वर्ष में होगा, तो वो जो 5 वर्ष होंगे उन्हीं को बोलेंगे फाउंडेशनल स्टेज। बुनियादी शिक्षा इसी में बच्चों को प्रदान की जाएगी, जिसमें बच्चा 3 वर्ष आंगनवाड़ी जाएगा एंड 2 वर्ष जो क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड होगी उसमें जाएगा, तो टोटल 5 वर्ष हो गए। ओके, ये होगी जो 3 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चे की एज में। उसके बाद में बच्चा जब 8 वर्ष से 11 वर्ष की एज में होगा तो ये 3 वर्ष होंगे, इसमें बच्चा क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ एंड क्लास फिफ्थ में जाएगा। तो इसमें बच्चे की साइंटिफिक अप्रोच को विकसित किया जाएगा कि बच्चा इनोवेटिव हो, बच्चे में साइंटिफिक अप्रोच का विकास हो, इस तरह से बच्चे को प्रिपेयर किया जाएगा। एंड आगे हम देखते हैं कि जो जब बच्चा 11 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में होगा तो ये टोटल 3 वर्ष हो रहे हैं। इसमें बच्चा क्लास 6th, क्लास 7th एंड क्लास 8th में होगा। इसमें बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी, व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। ओके, एंड जो लास्ट होंगे 14 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में, तो ये टोटल 4 ईयर होंगे, जिसमें बच्चा क्लास 9th में होगा, क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12th में होगा, जिसमें सेकेंडरी एजुकेशन दी जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। आपके सीटेट के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप अदर एग्जाम की जब प्रिपरेशन करेंगे तो आपको इसमें और डीप नॉलेज गेन करना होगा। आगे हम देखते हैं कि NEP 2020 जो है ये बात करता है मानकीकरण से लचीलेपन की। अब ये मानकीकरण क्या होता है? मानकीकरण को बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड लचीलेपन को बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें बेसिकली बच्चे को लचीलेपन की व्यवस्था अपनानी होगी बच्चे के लिए। तो इसमें बात की गई है कि स्कूल सिस्टम हो या किसी भी प्रकार का सिस्टम हो जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो, तो हमें उस सभी सिस्टम में लचीलापन लाना होगा। वो टीचर
को बच्चे के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा, सिस्टम को बच्चे के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा, सिलेबस को बच्चे के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा, करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, सब कुछ बच्चे के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। सब में फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी जो कि बच्चे के अकॉर्डिंग होगी। ओके, तो जो स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड है ये नेगेटिव वर्ड है एंड फ्लेक्सिबिलिटी पॉजिटिव वर्ड है। तो मानकीकरण से लचीलेपन की बात करता है NEP 2020 कि जितनी भी व्यवस्था होगी, जो भी सिस्टम होगा, सब कुछ लचीलेपन की ओर अग्रसर होगा। आगे हम देखते हैं कि NEP 2020 बात करती है कि बच्चे को सीखना है कि कैसे सीखना है, कि बच्चा कुछ भी सीखे तो रोड लर्निंग पर फोकस ना करे, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो एंड बच्चे को ये सीखना है कि किसी भी चीज़ को कैसे सीखते हैं, कैसे सीखना है। आगे हम देखते हैं कि NEP 2020 अलग अलग बात करती बच्चों के लिए, बच्चों की विशेषताओं से रिलेटेड। तो ये जो टर्म्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के आंसर टैकल करने में। एंड ये जो टर्म्स हैं ये आपके यही टर्म्स आपके 8 से 9 मार्क्स कवर कर देते हैं पूरे पेडागोजिकल सेक्शन में। तो इन्हें आप ध्यान से देखिएगा कि NEP 2020 जो है प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की बात करती है। तो विशिष्ट क्षमताओं मतलब कि हर एक बच्चे में अलग अलग प्रकार की क्षमताएं होती हैं। अगर बच्चे को उसी प्रकार से फोकस किया जाए कि उसकी क्षमता के अनुसार, तो बच्चा अच्छा कर जाएगा। ओके, एंड NEP 2020 बात करती रचनात्मकता की, क्रिएटिविटी की, कि बच्चे में ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़े या कुछ भी किसी भी तरीके से बच्चे में क्रिएटिविटी डेवलप करनी है। ओके, बच्चे में तार्किक सोच को विकसित करना है, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करे, बच्चे में नवाचार लाना, इनोवेशन की भावना को विकसित करना है, बच्चे में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करना, बच्चे में समावेशी शिक्षा की बात करता है NEP 2020। समावेशी शिक्षा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा वो लेक्चर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकता है। एंड समावेशी शिक्षा में सामान्य बच्चा हो या विशिष्ट बच्चा हो, सबको साथ में लेकर एक ही छत के नीचे नियमित रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। वो बच्चा किसी धर्म, जाति, लिंग, किसी भी परिवार, किसी भी समुदाय का हो, उस सभी बच्चे को एक साथ लाकर शिक्षा प्रदान करना ही बोला गया है समावेशी शिक्षा में, जो कि NEP 2020 भी बात करती है। एंड NEP 2020 बात करती सर्वांगीण विकास की, मीन्स होलिस्टिक डेवलपमेंट की, मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट की, कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए। बच्चा किसी एक फील्ड में ही ना विकास करे, बच्चा का फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, मेंटल डेवलपमेंट भी हो, सोशल डेवलपमेंट भी हो, इमोशनल डेवलपमेंट भी हो, मोरल डेवलपमेंट भी हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो, हर एक प्रकार का बच्चे का डेवलपमेंट। ओके, आगे हम देखते हैं कि NEP 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि NEP 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से GDP का कितना % टारगेट किया गया, तो 6%। ओके, आगे हम देखते हैं कि कैबिनेट द्वारा MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय मीन्स टू से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। जो MHRD नाम हुआ करता था उसका नाम चेंज कर दिया गया कैबिनेट द्वारा एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। आगे हम देखते हैं कि वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य कर दिया गया। तो NEP 2020 में बोला गया कि 2030 तक जो अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता होगी वो 4 वर्ष एकीकृत B.Ed डिग्री होगी। एकीकृत B.Ed डिग्री का प्रोग्राम लॉन्च भी हो चुका है। एकीकृत B.Ed डिग्री में ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा दोनों साथ में होंगे। ओके, जो कि 2030 तक की बात की गई है। आगे हम देखते हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत MPhil को समाप्त कर दिया गया। तो MPhil एक डिग्री होती थी जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी जॉब मिलती थी, तो इसे समाप्त कर दिया गया। ये फैक्ट है जो आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि जो NEP 2020 के तहत जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है वो पहले 10+2 हुआ करता था, उसको चेंज करके 5+3+3+4 हो गया। ओके, आपका लेक्चर यहाँ से कंप्लीट हुआ। CTET एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग आपका हो गया। अब आप PYQ करिएगा, आपके सभी सॉल्व हो जाएंगे। एंड मैं सभी वीडियो में बोलती हूँ कि आप PYQ जरूर करिए क्योंकि CTET PYQ रिपीट करता है। ओके, एंड अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें एंड शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।